नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया एनालिसिस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। 50 साल वही सवाल। जी हां, आज इसी पर बात करेंगे। देश में 50 साल पहले आज ही की तारीख आपातकाल लगा था, जिसमें सारे नागरिक नियम खत्म कर दिए गए थे। इमरजेंसी लागू कर दी गई थी। संविधान में मिला अभिव्यक्ति का मौलिक अधिकार तक छीन लिया गया था। आंदोलन, प्रदर्शन, यहाँ तक कि विचारों का प्रकाशन तक भी प्रतिबंधित हो गया था। देश को राजनीतिक अराजकता से बचाने की बात कहकर इमरजेंसी लगाई गई थी। आजादी के आंदोलन के बाद ये एक तरह से बड़ा सरकारी दमन चक्र था, जिसमें सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वाले सुर बंद कर दिए गए, जेलें भर गईं। देश के लोगों को अपने ही देश में यातना झेलनी पड़ी। आपातकाल की 50वीं बरसी पर इसी को लेकर तत्कालीन कांग्रेस सरकार और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी निशाने पर है। उन्होंने संविधान की हत्या की इमरजेंसी लगा के, आज ही के दिन मीसा लगा के। वो लोग कल संविधान की किताबें लिए संसद के बाहर नारे लगाते दिखे। वो सोनिया गांधी जी जो उस समय बहू थी, उन्होंने रोका नहीं अपनी सास को कि इमरजेंसी मत लगाओ, निर्दोष लोगों को जेल में मत डालो। मीडिया पर जिस तरह से प्रतिबंध लगाया, वो निंदनीय कृत्य थे। लेकिन वही संविधान की किताब हाथ में ली, संविधान की पुस्तक का, बाबा साहब की पुस्तक का अपने वोटों को बढ़ाने के लिए उपयोग कर रहे हो। इतनी सम्मानित चीज, देश के संविधान को बदलने की झूठी अफवाह फैला रहे हो। अरे कैसे कांग्रेस के लोग। लोकतंत्र के ऊपर बहुत बड़ा धब्बा है आपातकाल का दौर, और ये ऐसा काला समय है जिस समय को पूरा देश आज भी याद करके सिहर उठता है। कांग्रेस को माफ़ी मांगना चाहिए। आपातकाल उनके द्वारा की गई जो जातियाँ हैं, जिस प्रकार के जख्म उनने दिए, कई परिवार तबाह हो गए, कई प्रकार से कष्टों के कारण से वो दौर बहुत खराब माना गया है। केवल आपातकाल के विरोध के कारण से, और खास करके लोकतंत्र की रक्षा के लिए, संविधान की रक्षा के लिए अपने सारे नेता जेल गए। जेल में भी वो यातना सहन करके अपने लिए वो लोकतंत्र को बचाने का, संविधान को बचाने का जो भाजपा का संघर्ष है, वो सदैव स्मरणीय रहेगा। तो भाजपा इमरजेंसी को लोकतंत्र का एक काला अध्याय बता रही है, तो कांग्रेस का अब भी मानना है कि इमरजेंसी जिन परिस्थितियों में लगाई गई थी वो सही थी। कांग्रेस ये भी सवाल कर रही है कि भाजपा आखिर कब तक इमरजेंसी का रोना रोएगी। मौजूदा हालात को कांग्रेस इमरजेंसी से भी खतरनाक बता रही है। 50 साल हो गए आपातकाल को भुनाते हुए भारतीय जनता पार्टी। ये कब तक इन मुद्दों को जिंदा रखेंगे? आज़ादी की लड़ाई जिन्होंने लड़ी, उनको तो इतनी पेंशन नहीं मिली जितनी पेंशन आपातकाल वालों को मिल गई। कम से कम 50 साल से पेंशन ले रहा है, अब तो बंद करें। कहते हैं कि इतिहास कभी पीछा नहीं छोड़ता। आपातकाल भी कांग्रेस के इतिहास का एक ऐसा हिस्सा है जो आसानी से इसका पीछा नहीं छोड़ने वाला। साल 50 बीते या 100, एक सवाल हमेशा खड़ा ही रहेगा। आखिर देश में नागरिक अधिकारों का गला क्यों घोटना पड़ा? यह सुशासन की तरकीब थी या तत्कालीन सरकार की तानाशाही? तो 50 साल वही सवाल, इसी मुद्दे को लेकर आज हम चर्चा करेंगे, क्योंकि बीजेपी आज काला दिवस के रूप में इसे मना रही है। तो कांग्रेस लगातार यह आरोप लगा रही है कि कब तक इसका रोना रोया जाएगा। खास पैनल जुड़ गया, परिचय करा देते हैं। कांग्रेस अमित तावरे हमारे साथ जुड़ गए, बहुत स्वागत है। बीजेपी से मीडिया पैनलिस्ट प्रियंका दुबे हमारे साथ जुड़ गई, आपका भी बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार आशीष दुबे हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी बहुत स्वागत है। अमित जी, सवाल आप ही से कि 50 साल वही सवाल, और बीजेपी ये कह रही है कि ये भुलाया नहीं जा सकता, ना इसे भूलने दिया जाएगा। आने वाली हर एक पीढ़ी को यह बताया जाएगा कि जो आपातकाल की स्थिति थी वो बहुत ही खतरनाक थी। तत्कालीन कांग्रेस सरकार की तानाशाही थी, जिसमें सिर्फ तानाशाही बरती गई, लोकतंत्र की हत्या की गई। देखिए इशिता, जो बात हो रही है वो 50 साल पुरानी है, और चाहे आपकी बात करूं या मैं अपनी बात करूं, मेरी उम्र अभी 35 साल के करीब है और आप भी तकरीबन इसके आसपास ही हैं। वो जो दौर रहा होगा, वो दौर तो हमने देखा नहीं, लेकिन जो दौर आपने और हमने देखा है वो इमरजेंसी से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। जब आपने रात में 8 बजे टीवी पर आकर कह दिया कि कल से नोटबंदी होगी,
कई सौ सैकड़ों लोगों की आपने जान ले ली लाइन में लगवा कर। हमारे किसान जब अपना हक मांग रहे थे, 1000 से ज़्यादा किसानों की आपने जान ले ली। और तत्कालीन राज्यपाल ने जब आपसे कहा तो राज्यपाल ने अपनी किताब में बताया है कि मोदी जी ने कहा कौन सा मेरी वजह से उन्होंने जानें दी हैं। आज लाखों छात्र अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो छात्र जो साल भर मेहनत कर कर अपने पेपर की तैयारी करते हैं, एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, आज जब पर्चा लीक हो जाता है, उसकी कोई जवाबदेही तय नहीं की जाती। शिक्षा मंत्री जो हैं वो पहले ये नकार देते हैं सिरे से कि कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, उसके बाद परत दर परत सारी जांचें खुलती जाती हैं। और बात भारतीय जनता पार्टी यदि संविधान की कर रही है तो सबसे पहले इनको जवाब अपनी पार्टी के अंदर के नेताओं से लेना होगा कि आखिर ये बात उपजी कहाँ से। कई सैकड़ों ऐसे उदाहरण हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रतिष्ठित नेताओं ने कहा, कोई आम कार्यकर्ताओं ने नहीं, कि इतनी सीटें आ जाएंगी जब संविधान में हम बदलाव कर सकते हैं। हेगड़े जी की बात करूं, इनकी महिला सांसद की बात करूं, मैं किन की बात करूं? तो ये इनको अपने अंदर देखना चाहिए कि संविधान की बात इनकी पार्टी के अंदर से उठती है। और मैं फिर कहूँगा कि हमारे जैसे युवा आज इमरजेंसी से भी ज़्यादा भयानक हालत में हैं। जब आप देखिए कि आपके जिस क्षेत्र से आप आती हैं, कई ऐसे पत्रकार हैं जो सालों से जेल में बंद हैं। कई में तो कोर्ट ने प्रतिक्रिया दी है, जब जाके उनको ज़मानत मिल पाई है। तो ये कौन सा दौर है? जो दौर हमने 50 साल पहले बीत गया, हम उसकी चर्चा करें या आज जो हम भुगत रहे हैं उसकी चर्चा करें? या आज 50 साल पहले जिनकी सरकार थी उनकी बातें करें या आज जिनकी सरकार है हम उनकी बात करें? ये तय आपको और हमको करना है। चलिए जवाब ले लेते हैं प्रियंका जी। विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि 50 साल बाद भी आपातकाल के मुद्दे को आप उठा रहे हैं। वाकई में ये आप संविधान को जो खतरा बता रहे थे, वाकई में संविधान को लेकर संजीदगी है आपकी, या फिर सिर्फ कांग्रेस पर एक प्रेशर पॉलिटिक्स करनी है, इसीलिए आपातकाल का मुद्दा, काला दिवस और लोकतंत्र की हत्या, तमाम सारी ऐसी बातें सुनाई दे रही है? काला दिवस, आपातकाल आज नहीं, आगामी और भी कई वर्षों तक इसे दोहराया जाएगा, बार बार इसे दोहराया जाएगा, लगातार दोहराया जाएगा। भाई साहब कितने अच्छे से कह दिए कि मैं सिर्फ मात्र 35 साल का हूँ, पर मैंने तो वो समय नहीं देखा। पर जिन्होंने देखा है, कम से कम उनके पास बैठ कर के सुनिए तो उनकी पीड़ा को, उन मीसाबंदियों के पास जाकर के समझिए तो उनकी उस तकलीफ को, जानने की कोशिश तो कीजिए कि उन्होंने क्या झेला और उनके परिवारों पे भी बाद में क्या विडंबना बीतती रही। और तो और उस आपातकाल की स्थिति क्यों बनी, आज तक आप लोग इसका तुष्टिपूर्वक जवाब नहीं दे पाते। आपने जिन सवालों के जवाब मांगे उसके लिए मैं ये बात बहुत गर्व के साथ कह सकती हूँ कि मेरी न्यायपालिका पूरी तरह से स्वतंत्र है और वो उसके ऊपर क्रिया प्रतिक्रिया सोलो मोटो लेकर के करती रहती है। कम से कम न्यायपालिका तो हमारे पास स्वतंत्र है, परंतु आपने तो आपातकाल ही इसलिए ले आए थे क्योंकि न्यायपालिका ने आपके फेवर में डिसीजन नहीं दिया था। आप लोगों को कोई रास्ता नहीं मिला। जैसे ही डिसीजन 12 जून 1975 को आता है, 25 जून 1975 को दिन इमरजेंसी घोषित कर दी जाती है। ये न्यायपालिका का सम्मान था, ये उस संविधान का सम्मान था जिसको आप लोगों ने ही बनाया था। उसी संविधान को तकरीबन 16 बार नेहरू जी बदल देते हैं, उसके बाद 31 बार इंदिरा जी बदल देती है, उसी संविधान में परिवर्तन करती चली जाती हैं, फिर भी आप लोग का पेट नहीं भरता। माननीय राजीव गांधी जी 11 बार उसमें परिवर्तन करते हैं और सोनिया जी के द्वारा कठपुतली के तरह ऑपरेट होने वाले मनमोहन सिंह जी उसमें 6 बार से ज़्यादा अमेंडमेंट करते हैं। ऐसे अगर मैं कैलकुलेटिवली देखने जाऊं तो 106 बार से ज़्यादा। जिस संविधान की प्रतियां आप लोग लहरा रहे हैं, बिल्कुल उसका अपमान बार बार कर रहे हैं। आप जरा उस संविधान में जितने आप लोगों ने तोड़ मरोड़ करके परिवर्तन किए, आप बताइए क्या वो उचित थे?
अगर वो उचित थे तो आप लोग कैसे इस चीज के ऊपर जवाब देना उचित नहीं समझते, और अगर वो उचित होता तो आज आपकी पार्टी की ये दुर्दशा नहीं होती। और दुर्दशा, ऐसी दुर्दशा कि जिस पार्टी के ही वर्टिकली डिवाइडेशन ऐसा हुआ कि 61 टाइम्स आपकी कांग्रेस जो है वो अलग अलग विभाजित होकर के क्षेत्रीय दलों में विभक्त होती हुई चली गई, और आज आप भी लोग कटोरा लेके उनके पास टिकट्स मांग रहे हैं, उनके पास सीट्स मांग रहे हैं और समझौता करके सदन में वापस लौट रहे हैं। वरना आप लोग के पास तो नेता प्रतिपक्ष बनाने तक का मत आपके पास इकट्ठा नहीं हो पाता था। ये है आपको जनता का दिया हुआ जवाब। अगर आपने जो चिंताएं जाहिर करी वो चिंताएं आपकी नहीं, इस देश की हैं, और बिल्कुल उस चिंताओं के साथ सरकार तटस्थ है, उसके साथ में उनके साथ खड़ी हुई है, लगातार उनकी संघर्ष के साथ संघर्ष कर रही है। जिन किसानों की आप दुहाई देते हैं, ज्यादा दूर मत जाइए। मुल्ताई में जब आपने गोलियां चलाई थी और 24 किसानों को जब भून डाला था, आज तक दिग्विजय सिंह जी उन किसानों के लिए, न्याय के लिए कभी आवाज नहीं उठाते। चलिए बंटाढार की सरकार में कुछ नहीं हुआ, कम से कम आप युवा तो उनके ऊपर आवाज उठाइए, पूछिए जाकर के मुल्ताई के किसानों से क्यों उनको आज तक आप लोग न्याय नहीं देता। आप लोग अब महिलाओं की आज बात करते हैं, राधिका खेड़ा जी जब बिलख रही थी आप जवाब नहीं देते, प्रियंका चतुर्वेदी जी इसी पर विपक्ष आरोप लगा रहा है कि आप 50 साल पहले की बात कर रहे हैं। वर्तमान में कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होनी चाहिए, जिनसे जनता प्रभावित है, जो जनता से सीधे जुड़े हैं, उसको छोड़कर आप मुद्दा भटकाने की कोशिश कर आपातकाल पर पहुंच गए। मुद्दा नहीं भटकाया जा रहा, ये वही आपातकाल और वही काला दिन है जहां से लोगों ने अपने अत्याचारों की शुरुआत, और एक बार नहीं 3 बार आपातकाल लगे। आप ये देखिए, अगर हमें मुद्दा बनाना होता तो बाकी 2 आपातकालों को भी हम मुद्दा बनाते, इसके पहले भी लगा। अगर हम बात करते हैं तो 1962 में आपातकाल नेहरू जी ने लगाया, 1971 में आपातकाल लगा, परंतु इन 2 आपातकालों के ऊपर क्यों नहीं? अगर हमें मुद्दा बनाना होता तो हम इन 2 को भी मुद्दा बनाते, परंतु ये जो 1975 को 21 माह का आपातकाल लगा, 21 माह 21 मंथ, आप बताइए, लगभग 2 साल। चलिए क्या इमरजेंसी थी जो ठीक है, इसका जवाब लूंगी। उससे पहले आशीष जी से एक प्रतिक्रिया। आपातकाल की चर्चाएं हो रही है, आज का दिन है 50वीं बरसी आपातकाल की। ये इवेंट एक तरह से बीजेपी की ओर से काला दिवस मनाया जा रहा है, सिर्फ इसलिए चर्चा हो रही है आपातकाल की, या फिर ये मुद्दा उठाने के कई और भी मायने आपको समझ में आ रहे हैं? आशीष जी देखिए, आपातकाल की जो याद है, आपातकाल की जो काला दिवस भाजपा मनाती है, मीसाबंदियों का सम्मान करती है, ये एक राजनीतिक विरोध है, राजनीतिक प्रताड़ना से उपजी जो एक बात है वो तो है ही। दूसरा है, इसका उपयोग निश्चित तौर पर कांग्रेस पर मानसिक रूप से दबाव बनाने के लिए भी किया जाता है। तो सियासी तौर पर ये चीज जायज है कि कोई पार्टी यदि इस तरह से अपनी कोई एक्टिविटी चलाती है और अपने प्रतिद्वंदी को के साथ माइंड गेम खेलती है, तो ये जायज है। तो इसके दोनों तरह के निहितार्थ हैं भाजपा के लिए, सियासी भी है, वो पुरानी याद और उसकी जो टीस है, वो दोनों चीजें। ये बात सही है कि जब आपातकाल लगाया गया था और जो तकरीबन 21-22 महीने चला था, तो हमारे लोकतंत्र की जो व्यापकता है, जो खुलापन है, जिसके हम आदी हैं, उसमें ये बिल्कुल एक उलट चीज, इसलिए उसकी याद जो है या उसकी जो तकलीफें हैं वो आज भी उभरती हैं या उभारी जाती हैं, दोनों बातें। तो ये बात सही है कि वो चीज थी और वो लोकतंत्र के लिए गलत था, दुखद। उसकी परिस्थितियां जो भी रही हो, जो भी बताई गई हो, उसको लेकर खेद व्यक्त किया गया हो या जो भी बात की गई हो, उसके बावजूद भी ये जो कदम था, ये बिल्कुल एकदम एक्सट्रीम कदम था, जिसको लोग एकदम से पचा नहीं पाए। दूसरी बात यह है कि इस आपातकाल के साथ हमको ये भी देखना होगा, करीब 22 महीने बाद जिन्होंने आपातकाल लगाया उन्होंने चुनाव भी फिर कराया और वो चुनाव में उतरे, जनता ने उन्हें हराया, सबक सिखाया, लेकिन 2.5 साल बाद उसी जनता ने उन्हें फिर सत्ता में वापस लाया। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसके बाद कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस 2-3 बार 4 बार सत्ता में फिर लौटी। तो इस तरह से आपातकाल की जो दोष था या जो वो था, मुझे लगता है कि जनता ने जब उन्हें जिताया तो धीरे धीरे वो चीजें कम हो गई, लेकिन उस दौर की जो याद है वो कभी कम नहीं हो सकती। लेकिन पार्टी पर जो दोषारोपण है, मुझे लगता है क्योंकि जनता का फैसला है वो, तो जनता ने उस पार्टी को बार बार सत्ता में 3 या 4 बार करीब सत्ता में लाई गई, 5 बार। तो इस तरह से मुझे लगता है कि अब ये जो दौर है
अब चूंकि राजनीतिक पार्टी को आजादी है कि वो अपने प्रतिद्वंदी के साथ माइंड गेम भी खेले और उसको दबाव में भी रखे, लेकिन ये बात अब जरूरत इस मोड़ पे है, लोकतंत्र इस मोड़ पर हम खड़े हैं हालिया चुनाव के बाद, जब दोनों बड़े पक्षों को लगभग लगभग बराबर का जनादेश मिला है, लगभग 19-20 का फर्क तो जो है वो है। तो इसके बाद हमें उसके आगे का सोचना चाहिए। ये राजनीतिक पार्टी के नाते नहीं तो सरकार के नाते सही, लेकिन इसमें आगे की बात अब होनी चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए भाजपा और भाजपा की सरकार, एनडीए की सरकार भी 2047 के लक्ष्य की बात करती है। तो जब हम 2047 के लक्ष्य की बात करते हैं तो 1975 की बात भी जो साथ साथ होती थोड़ी सी उसको लगता है, लेकिन हम ये भी देख सकते हैं कि वो जो आपातकाल की बात है वो साल में 1, 2, 3 बार होती है। तो राजनीतिक रूप से मैं जो बार बार कहता हूँ कि वो जायज है, लेकिन ये उतना ही जरूरी है कि अब हमें आगे देखना है। जब हम 47 की बात करते हैं तो हमें उस तरफ चलना होगा। और रही बात कांग्रेस की गलतियों की, तो कांग्रेस ने जो गलती की उसे जनता ने, क्योंकि वो सजा तो जनता से ही होगी, तो जनता ने समय समय पे सजा भी दी और समय समय पे जनता ने कांग्रेस को पुरस्कृत भी किया, सरकार में लाके जो मजबूत विपक्ष बना। तो अब यहाँ से जो बात होती है, जो तात्कालिक लोकसभा चुनाव के मुद्दे हैं, जो मुद्दे रहे दोनों दलों के, उस पर अधिकतम सहमति बना के यदि भविष्य की ओर देखा जाए तो ये उतना ही अच्छा होगा देश के लिए जितना खराब वो एक दौर था उसको पीछे, क्योंकि कहा भी जाता है कि पूरी यादों को पीछे छोड़ना चाहिए। तो राजनीतिक रूप से ठीक है, लेकिन बाकी रूप से उसको छोड़ के आगे बढ़ना ही अब जरूरी है, क्योंकि वो पीढ़ी जो अब नई है हमारे सामने, वो इन सब चीजों से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ नहीं। चलिए अमित जी, आपकी प्रतिक्रिया से इसी के साथ बार बार विपक्ष की ओर से कहा जा रहा है कि संविधान को खतरा है, संविधान की प्रतियां लेकर राहुल गांधी शपथ ले रहे, तमाम नेता हाथ में लेकर घूम रहे हैं, तो आपको क्यों ऐसा लग रहा है? संशोधन की बातें आ रही है तो वो तो कांग्रेस की जब सरकारें रही है या आपातकाल के दौरान की बात की जाए तो कई बड़े संशोधन संविधान में किए गए, तो आपको क्यों लग रहा है कि संविधान को खतरा है? दलितों को हमेशा से किसकी सरकार में ऐसा लगा कि उनको कुचला जा रहा है, उनके अधिकार छीने जा रहे हैं? कुछ साल पहले जब नरेंद्र मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बने, उनके समय में ही दलितों का एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, आपको याद होगा। वो कांग्रेस का आंदोलन नहीं था। जिस मध्य प्रदेश में हम बैठकर बात कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा दलितों ने जान गंवाई थी उस आंदोलन में, इस मध्य प्रदेश में, क्योंकि मैं भी उसी वर्ग से आता हूं। और ऐसा लगता है जब भारतीय जनता पार्टी के नेता इस तरह की बातें करते हैं और उनके ऊपर जब कार्रवाई नहीं की जाती है, तब भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में अंतर समझ में आता है। हेगड़े जी के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की गई, या और जितने भी लोग हैं क्यों नहीं की गई उनके ऊपर कार्रवाई? इसलिए क्योंकि आपकी कथनी और करनी में अंतर है। आज क्यों राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख को ये बोलना पड़ रहा है कि मणिपुर को कौन देखेगा? क्या ऐसे हालात थे? वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं, आशीष भाई हमारे बड़े भाई हैं। आशीष जी, आप बताइए, क्या इमरजेंसी में ऐसे हालात थे कि 1 साल तक कोई प्रदेश जल रहा हो और वहाँ पे प्रधानमंत्री गया ही ना हो? इटली जा रहे हैं, जर्मनी जा रहे हैं, इनके भक्त जो हैं वो झूठी खबरें फैला रहे हैं कि 2 देशों के युद्ध रुकवा दिए, और अपने प्रदेश के अंदर, मणिपुर के अंदर वो जा नहीं पा रहे। मैं तो उस टाइम नहीं था। क्या आशीष जी ऐसे हालात होंगे क्या? ऐसे कंपेयर करके तो उस इमरजेंसी को भी तो सही नहीं ठहरा सकते ना, जो परिस्थितियां जो हमारे सामने हैं, जो चीजें हैं। देखिए इशिता, मैं आपसे वही बात कर रहा हूं कि जो बीत गया, जैसे आशीष जी ने कहा है, क्या उसको बदला जा सकता है? लेकिन जो वर्तमान समय में हालात है उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आप बताइए, कल्पना करिए, 1 साल से, अभी परसों मणिपुर का जो मंत्रालय है उसके सामने बिल्डिंग को जला दिया गया। 1 साल से ऊपर हो गया। क्या ये एकमात्र कारण नहीं था कि अमित शाह जी को दोबारा गृह मंत्री नहीं बनाना था? ये उनकी विफलता नहीं थी? क्या ये विफलता नहीं थी शिक्षा मंत्री की कि उनको वापस से मंत्री नहीं बनाना था? इतने पेपर लीक हो गए, लेकिन कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। बात करेंगे हम 50 साल पुरानी, क्योंकि इनके नेता की भी यही आदत है, नरेंद्र मोदी जी की, कि वो पूरे की पूरे कांग्रेस के पूरे प्रधानमंत्रियों को कोस कर राजनीति करते हैं। लेकिन अभी बात हो रही थी कि दुर्दशा की, माफ करिएगा, ये दुर्दशा शब्द जो है
वो अब नहीं रहा, क्योंकि जनता ने आपके अहंकार को देखते देखते सारी ईडी सीबीआई एजेंसियों के दुरुपयोग के बावजूद, आज जैसा आशीष जी ने कहा कि 19-20 का अंतर हो सकता है, लेकिन आज हम भी वहीं खड़े हुए हैं। और यदि राहुल जी संसद में संविधान की किताब दिखा रहे हैं तो डरेगा और चिढ़ेगा तो वही जो संविधान से नफरत करता हो। मोदी जी को तो स्वागत करना चाहिए ना। सबसे बड़ा मंदिर है लोकतंत्र का संसद, यदि उसमें संविधान की किताब कोई लेकर आ रहा है तो इनको भी लाना चाहिए। इनको कौन मना कर रहा है? इनको क्यों आखिर मिर्ची लग रही है? प्रियंका जी जवाब दे दीजिए। अगर हम बात करते हैं जिस प्रकार से इन्होंने कहा, जो ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति की बात करते चले आए और तुष्टीकरण पे ये बात करते हैं, और आज जैसे भाई ने कहा मेरे कि मैं दलित वर्ग से आता हूँ, बात दलित वर्ग की नहीं है, संविधान की रचना, संविधान के रचयिता, संविधान के संस्थापक बाबा साहेब अम्बेडकर जिस संविधान को रच करके गए हैं, आज आप उन्हीं की अपमान कर रहे हैं ये कह करके कि आप लोग के अधिकार या आप लोग को अधिकार नहीं मिले। जिन्होंने सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करी, जिन्होंने सिर्फ आज सरकार में आने से पहले जनता ने उनको पूरी तरह से दरकिनार कर दिया। कारण यही था कि यही वो इमरजेंसी थी जिसमें गरीबों के ऊपर अत्याचार करके गरीबी कह करके गरीबों को हटा दिया गया, परंतु गरीबी नहीं हटाई। मणिपुर पर सवाल कर रहे हैं, मणिपुर पर सवाल कर रहे हैं, मणिपुर चल रहा है। जवाब मैं पूरा दे रही हूँ, जवाब मैं दे रही हूँ। मणिपुर आज जल रहा है, परंतु मणिपुर को जलता हुआ मणिपुर को नशे का अड्डा, मणिपुर को आतंक का अड्डा आज किसने बनाया? थोड़ा सा इसके ऊपर भी अध्ययन कीजिए। सारे इल्जाम लगा दीजिए, ये बताइए क्यों जल रहा है और मोदी जी कब जाएंगे वहाँ? बस इतना बता दीजिए। वहाँ पर गांजे की फसल शुरुआत करवाई, जरा पता कीजिए इल्जाम लगा दीजिए। वही हम कह रहे हैं, इल्जाम नहीं, इल्जाम काय को आप पढ़िए ना। अरे आप सत्ता के लोग हैं, आप सत्ता के लोग हैं, जिम्मेदारी लीजिए। आज आपने ये बताइए चैनल पर बैठकर कि नरेंद्र मोदी जी वहाँ कब जाएंगे? बात करती हूँ, जनता ये नहीं पूछना चाहती कि किसने किया, क्या किया, कहाँ किया, जो आपने जल क्यों रहा है वो? उसके लिए आपके तथाकथित जो चाणक्य हैं, आज यदि चाणक्य जीवित होते तो उनको भी शर्म आती कि आखिर कैसे व्यक्ति को आज की मेरे भारत देश की जनता चाणक्य कह रही है। जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते, उसके बाद में बात करती हूँ। शर्म आना चाहिए आपके प्रधानमंत्री को, शर्म आना चाहिए आपके गृह मंत्री को। केरल की डेमोक्रेसी पे बात नहीं करना चाहते, आप बंगाल की डेमोक्रेसी पे बात नहीं करना चाहते। जवाब नहीं देंगे मणिपुर का, मैं आती हूँ, आप ये नहीं बताएंगे कि मणिपुर कब जाएंगे प्रधानमंत्री। आज अगर हम बात ये नहीं बताएंगे ये लोग। यही बार आरोप है ना, विपक्ष का यही आरोप है कि आप मुद्दे से भटका रहे। 10 साल के कार्यकाल को अघोषित आपातकाल बता रहे हैं, जिसमें आपको वहां आपत्ति हो जाती है। अगर मैं बात करना चाहती हूँ आपके ऊपर, हम रोहिंग्या पे जब बात करना चाहते हैं आपको वहां आपत्ति हो जाती है। एनआरसी एप्लीकेबल करना चाहते हैं तब आपको आपत्ति हो जाती है। तो मैं राजस्थान पे महिला अत्याचार पे बात करना चाहती हूँ तो आपको आपत्ति हो जाती है, क्योंकि आप डाइवर्ट कर देंगे, बताएंगे नहीं कि मणिपुर कब शांत होगा, मोदी जी कब जाएंगे, देखना नहीं चाहते। कारण बस यही है कि आप लोग सार्थक चर्चा कभी करना नहीं चाहते। आप बोल रहे थे, मैं धैर्य पूर्वक सुन रही थी, आपने जितने आरोप लगाए बात का जवाब तो दीजिए समझा। भाई मैं तो विपक्ष का कार्यकर्ता छोड़ो आप, मैं एक आम नागरिक हूँ जिसको मणिपुर की चिंता है, जो ये हर दिन सोचता है 1 साल तक कि हमारे प्रधानमंत्री कब जाएंगे। कर्नाटक का चुनाव था। ठीक है, समय की कमी है। चलिए ठीक है, एक आखिरी प्रतिक्रिया आशीष जी से, फिर चर्चा को समाप्त करेंगे। ये मुद्दों से कौन भटका रहा है, कौन तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा है? आशीष जी देखिए, तुष्टीकरण की राजनीति, मुद्दों से भटकाने की राजनीति, ये सारी चीजें राजनीति का अंग है। ये कड़वी सच्चाई है, ये सबको स्वीकार करनी चाहिए या अपने मन में अंतर्मन में करते होंगे। कहीं ना कहीं किसी न किसी स्तर पर अपीसमेंट होता है, और ये भारतीय राजनीति की या और भी जगहों की ये चीजें। लेकिन जहां तक ज्वलंत मुद्दों का सवाल है, जैसे मणिपुर की अभी बात हुई, तो अगर इतिहास में हम पीछे की तरफ झांकते हैं और यदि आपातकाल जैसी एक गंभीर दुर्घटना, जैसे लोकतंत्र की दुर्घटना कह लें, हम उसको याद करते हैं और उस पर अफसोस जताते हैं, जो कि अफसोसजनक था फैसला, तो फिर आगे आने वाले वक्त में फिर मणिपुर जैसी जो स्थितियां हैं वो भी इतिहास में इसी तरह से याद की जाएंगी कि एक रिश्ता हुआ नासूर है एक साल से, तो उस पर उसको ओवरकम, उसको पकड़ने, उसको हल करने के प्रयास
एक साल में यदि एक छोटे से राज्य में एक सरकार नहीं करती है तो कोई गंभीर सवाल खड़े होते हैं। दूसरी बात, 140 सांसदों का निलंबन हुआ, कई कानून पास हुए संसद में, तो ये चीजें भी जो है आपातकाल की याद की तरह ही आगे जाके याद होंगी। तो मेरा ये मानना है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि आगे देखने की जरूरत है, अधिकतम समन्वय, सौहार्द और समझ के साथ राजनीति को बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि फिर ये सब चीजें दूसरों के खाते में भी आएंगी। और निश्चित तौर पर इसलिए जब 2047 की तरफ हम देख रहे हैं या सरकार हमें देखने के लिए कह रही है या दिखा रही है, तो फिर बातें भी उस तरह की होनी चाहिए। इतिहास में जो कई मोड़ ऐसे हैं जो पिछले 10 साल में भी आए हैं और आगे वो भाजपा को भी परेशान करेंगे। बिल्कुल, तो सिर्फ इसलिए जो है राजनीति जो करनी चीजें है बीत इसलिए गई तो मुद्दों को उठाया जाए या उन पर बयानबाजी की जाए वो ठीक नहीं, चाहे 50 साल पहले आपातकाल की बात हो या फिर आने वाले समय की। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आपातकाल पर जिस तरह सियासत देखने को मिल रही है, बीजेपी काला दिवस के रूप में बना रही है और ये कह रही कि ये न भूलने वाली चीज़ है और आगे आने वाली नई पीढ़ी को भी इसके बारे में बताया जाएगा, कांग्रेस को माफ़ी मांगनी चाहिए। तो वही विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि 50 साल पहले की जगह अगर जो वर्तमान में मुद्दे उठ रहे हैं, जो जनता से जुड़े मुद्दे, जो समस्या, उन पर चर्चा की जाए तो ज़्यादा सही होगा। लेकिन इसका जवाब तो जनता को ही देना होगा कि क्या सही है और क्या गलत। एनालिसिस में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।